Hello students, in the last lecture we discussed about dishonor of check, section 138, because of insufficiency of funds. In that case, कब उसे ऑफेंस माना जाता है? तो आपको जब भी कोई चेक मिलता है या आप कोई भी चेक देते हो तो वो किसी भी लीगली एनफोर्सिएबल डेट के लिए होना चाहिए। अगर आपने किसी को बाय वे ऑफ अ गिफ्ट या डोनेशन कोई भी चेक दिया है और वो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से डिसऑनर होता है तो वो सेक्शन 138 में कवर नहीं होता है, मतलब उसको एक ऑफेंस माना नहीं जाता है। ओके, अगर यही ऑफेंस कोई कंपनी करती है, ओके, तो उसमें किस तरह से पनिशमेंट्स की जाती हैं, किसको गिल्टी फाइंड किया जाता है। इफ द सेम इज डन बाय अ पार्टनरशिप फर्म, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, उस सारे केसेस में हु ऑल पर्सन्स आर लायबल उसके बारे में डिस्कशन था। ओके, नाउ in the last lecture, in the last part of the video, I discussed about cognizance of offense. cognizance किसे कहा जाता है? जब आप किसी चीज को अपने जानकारी में ले, उसको अपने संज्ञान में ले, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। या तो कोर्ट अपने आप चीजों को कॉग्निजेंस में लेता है, या तो किसी के कहने पे somebody files a complaint and then court takes the matter into consideration, किसी चीज को ध्यान में लेना। ओके, so subsection 1 of section 142, let's see the same. Notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, जब भी हम कहाँ पे ये वर्ड पढ़ते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब है वहां क्या लिखा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, उससे हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। ओके, कॉग्निजेंस ऑन रिटर्न कंप्लेंट, अगर किसी ने रिटर्न कंप्लेंट फाइल किया है और उस चीज का कॉग्निजेंस लेना है तो कंप्लेंट किसको करना चाहिए? ओके, द कंप्लेंट शुड हैव बीन मेड टू अ मेट्रोपॉलिटन और अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बाय द पेई, अगर बिल एंडोर्स न हुआ हो तो, और एंडोर्स हुआ हो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर नहीं लिखा है, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो कौन कंप्लेंट फाइल करेगा? आइदर द पेई और द होल्डर। किसको कंप्लेंट करेंगे? टू अ मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, उसको कंप्लेन करना है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन? द कंप्लेंट इज टू बी फाइल्ड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज अंडर क्लॉज सी। मतलब क्या है, आगे सेक्शन 138 में हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी चेक का डिसऑनर होता है तो जब आपको पता चले एज अ पेई या एज अ होल्डर, आपको पता चले कि चेक डिसऑनर हुआ है तो आपको विद इन 30 days सामने वाले को बताना है और उसको कहना है, डिमांड करना है ना। खाली ऐसा इन्फॉर्म नहीं करना है कि आपका चेक डिसऑनर हो चुका है। ओके, आपको ये भी इन्फॉर्म करना है कि मुझे मेरा पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर चाहिए। ओके, पेमेंट डिमांड करना है। अगर वो पार्टी आपके नोटिस देने के बाद 15 दिन में पेमेंट नहीं कर पाती है तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। क्या लिखा है यहाँ पे? कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, मतलब अब आपके पास एक्शन लेने का रीजन है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब यू हैव गॉट अ रीजन टू टेक एन एक्शन, प्रोवाइडेड दैट cognizance of a complaint may be taken by the court after the prescribed period। prescribed period का मतलब क्या है वो ध्यान देना है यहाँ, प्लीज बी केयरफुल। सबसे पहले आपने चेक डिपॉजिट किया, वो चेक डिसऑनर हुआ, बैंक ने आपको बताया, उसके 30 days में आपको सामने वाले को इन्फॉर्म करना है। जिस दिन आप इन्फॉर्म करोगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं आया तो 15 days कंप्लीट होंगे, उसके बाद से 1 महीने के अंदर अंदर आपको कोर्ट को कंप्लेन करना है। प्लीज सी द प्रोसेस। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, तो आपको सामने वाले को 30 days का नोटिस देना है। विद इन 30 days आपको नोटिस देना है। जिस दिन नोटिस दिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आना चाहिए। अगर पेमेंट नहीं आया तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप
जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करोगे। तो आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को कहने का। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट 1 महीने के बाद भी आपका कंप्लेंट अलाउ करता है कि कोई बात नहीं, है ना, आपने डिले किया है, 1 महीने की जगह 1.5 महीने में, 2 महीने में कंप्लेंट फाइल की है, वी विल कंसीडर। अगर आप कोर्ट को ऐसा प्रूव कर दो, सेटिस्फाई कर दो कि आपके पास 1 महीने में कंप्लेंट करने का, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर यू, मतलब ऐसा हेल्थ इमरजेंसी आ गया था, यू आर आउट ऑफ द टाउन, कोविड जैसा कोई सिचुएशन है ना, देयर कैन बी मेनी थिंग्स। तो या घर में कोई इमरजेंसी हो गई, तो फॉर दैट रीजन क्या है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट नहीं कर पाए, है ना, तो कोर्ट आपको अलाउ करेगा कि नहीं कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद भी हम हमारा आपका जो कंप्लेंट है वो कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ मनी। तो उसमें कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है सो फार एज टाइम पोर्शन इज कंसिडर्ड, है ना, तो उसमें कोर्ट थोड़ा टाइम वाले मैटर में लीनियंट रहते हैं, है ना। चलो, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया, तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे, है ना। आपको अब ये पता चल गया है कि आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या मेट्रोपॉलिटन ऑफ द फर्स्ट क्लास ऐसे किसी जज के पास जाना है, ओके। बट ऐसे तो बहुत सारे जजेस हैं, ऐसी बहुत सारी कोर्ट्स हैं, है ना, आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, ओके। सो नो कोर्ट इंफीरियर to that of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate shall try any offense punishable under section 138। अभी भी कहाँ जाना है वो क्लियर नहीं हुआ है, किसके, मतलब लेट्स से के जो जिस जज के पास आप जाओगे वो जज का लेवल क्या होना चाहिए, द जज शुड बी अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे के लेवल का, जैसे हम जजेस में देखते हैं ना कि अभी हमारे बगड़ा में कोई कोर्ट है तो उसका जज है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे जजेस बैठते हैं, है ना। तो आपको उसका क्वालिफिकेशन, उसका लेवल जो है वो देखना है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ओके। जैसे हम गवर्नमेंट सर्वन में देखते हैं ना, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है ना, वैसा कोर्ट में भी ऐसा होता है, जजेस में भी, ओके। अब पढ़ेंगे एक्चुअल पार्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, ओके। मैं ट्रायल का आगे डिस्कस करूंगा, है ना, कि ट्रायल का मतलब क्या होता है। अभी के लिए खाली कोर्ट, कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। सो द मैटर शुड बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन। तो एक सिंपल लाइन में अगर हम बात करें कि अगर हमारा चेक क्रॉस्ड चेक है, क्रॉसिंग किया हुआ चेक है, तो ऑब्वियस है जो पेई है वो उसका खुद का जहां पे अकाउंट मेंटेन होगा, जिस बैंक में, जिस ब्रांच में, मान लो कि मुझे मुंबई से कोई चेक आया, ओके, वो चेक क्रॉस था या वो उन्होंने क्रॉस नहीं किया था, मैंने कर दिया, और मैंने बैंक ऑफ, सॉरी, मेरा जो बैंक है इधर बड़ौदा में वहां पे डिपॉजिट कर दिया, और वो चेक डिसऑनर होता है, तो उसके लिए मुझे कौन सी कोर्ट में जाना पड़ेगा, शुड आई गो टू द बॉम्बे कोर्ट और शुड आई गो टू द बड़ौदा कोर्ट, ओके। तो आई शुड गो टू द बड़ौदा कोर्ट ओनली अगर क्रॉस्ड चेक है। तो मान लो कि बैरर चेक है, इफ द चेक इज अ बैरर चेक, तो ड्रॉवर जहां पे अपना अकाउंट मेंटेन करता है, मतलब मान लो कि जिस बॉम्बे वाले ने मुझे चेक दिया था, है ना, वो बैरर चेक था, मैं बैरर चेक लेके मुंबई जाऊंगा और वहां पे ओवर द काउंटर पैसा लेने जाएंगे, हमने क्रॉसिंग में पढ़ा था ये सब चीजें कि आपको अक्रॉस द काउंटर पैसा मिल जाता है, बैकअप चेक लेके जाएंगे, मतलब वहां पे चेक दिखाओ, वो लोग सिग्नेचर मैच करेंगे, अमाउंट, फिगर, वर्ड, डेट, सिग्ने ना, अकाउंट डिटेल्स वो सब मैच करेंगे, अगर मैच होता है तो वो आपको तुरंत पैसा दे देंगे। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता नहीं है, कैश के फॉर्म में मिलता है। तो अगर बैकअप चेक है तो ड्रॉवर का अकाउंट जहां पे होगा उस उस स्टेट में या उस सिटी में जाके केस करना पड़ेगा, और अगर हमने क्रॉस करके चेक डाला है तो हमारा अकाउंट जहां पे मेंटेन्ड है, जिस सिटी में, जिस डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन्ड है, वहां जाना पड़ेगा, ओके। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मिस्टर ए होल्ड्स एन अकाउंट इन नवरंगपुरा ब्रांच, अहमदाबाद, ऑफ XYZ बैंक, बैंक का नाम दिया है, ब्रांच दिया है, और वहां पे मिस्टर ए का अकाउंट है। इश्यूज अ चेक पेएबल इन फेवर ऑफ बी,
B holds an accounts with the MS University Road branch, Vadodara, okay, and deposits the said check at Surat branch of PQR Bank. कहीं पे भी डिपॉजिट कर सकते हैं, and the check is dishonored. तो जिसने चेक दिया उसका अकाउंट अहमदाबाद में है, जिसको दिया उसका अकाउंट बगड़ा में है, और बगड़ा वाले ने ये चेक डिपॉजिट किया सूरत की किसी ब्रांच में। तो हमें कहाँ पे केस करना पड़ेगा? तो ऑलवेज याद रखने का, हमारा जहां पे अकाउंट है, हमारा मतलब पेई, जिसको चेक मिला है, उसका अकाउंट कहाँ पे है? MS यूनिवर्सिटी रोड ब्रांच वडोदरा। तो इस जगह पे आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तो कौन सा कोर्ट पता चल गया, माने कौन सा एरिया, और आप बगड़ा में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। मजिस्ट्रेट के टाइप्स होते हैं, उसमें जो फर्स्ट क्लास वाले मजिस्ट्रेट हैं उसको बोलेंगे। ओके, फर्स्ट क्लास वाला मजिस्ट्रेट भी एक नहीं होता है, मल्टीपल होते हैं, है ना। इफ यू समटाइम्स लेट्स से फाइंड टाइम टू डू विजिट द कोर्ट एट OP रोड, है ना, आपको जाना अलाउड है, वहां पे कोई भी जा सकता है एज सच। ओके, चलो नेक्स्ट, वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। जो केसेस पेंडिंग है, ओके, उसे यहाँ पे इस तरह की कोर्ट में ट्रांसफर करना है। तो क्या सेक्शन है, लेट्स सी, है ना। तो ये जो प्रोविजन है ना, कि हमें इस कोर्ट में जाना पड़ेगा, इस जुरिस्डिक्शन में जाना पड़ेगा, ये आया है 2015 में। ओके, तो उससे पहले के जो केसेस चलते थे, दे आर डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट मेंशन्ड इन सेक्शन 142। मतलब पहले किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, पहले किसी भी कोर्ट में केस चल रहा हो, माने हो सकता है कि आपने ये वाला केस अगर 2015 से पहले हुआ होता तो मे भी हम सूरत में केस कर रहे थे कि भाई कहाँ चेक डिपॉजिट किया था। ओके, और वो केस अभी तक चल रहा है, नॉर्मली नहीं चल रहा होगा पर मान लो कि चल रहा है। तो इन दैट केस क्या होगा कि वो सारे केसेस जो बगड़ा जुरिस्डिक्शन में होने चाहिए थे, क्योंकि बैंक ऑफ सॉरी, जिसका अकाउंट बगड़ा में है, तो उसका केस भी यहाँ पे चलना चाहिए। तो वो सारे केसेस सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, जहां अलग अलग जगह चल रहे होंगे, वहां से ट्रांसफर होके बगड़ा की कोर्ट में आ जाएंगे। जो इससे पहले चल रहे थे उसकी बात है, 2015 की बात। तो ये प्रोविजन क्लियर है कि अगर बैगर चेक है तो ड्रॉवर का जिस सिटी में अकाउंट है वहां जाना पड़ेगा, और अगर क्रॉस चेक है तो जिस जगह पे आपने अकाउंट मेंटेन किया है, ध्यान रखना, जहां पे चेक डिपॉजिट किया है वो नहीं, चेक डिपॉजिट अलग अलग जगह पे हो सकता है, पर जहां पे आपने अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है उस जगह पे आपको केस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला प्रोविजन ये कहता है कि हम ऐसा मान के चलेंगे कि सारे केसेस जो अलग अलग जगह चल रहे थे, अब वो ट्रांसफर होके जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 में डिस्कशन हुआ बैकग्राउंड चेक और क्रॉस चेक का, उस जगह पे वो शेल बी डीम्ड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड। ओके, चलो सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं ऑफ 142A। हाँ, ध्यान रखना है आपको। notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 142। तो ये आगे का प्रोविजन है, कैसे लॉ पढ़ा जाता है देखो। और सबसेक्शन 1, ओके, तो सबसेक्शन 1 किसका डिस्कशन है? ये वाले सबसेक्शन 1 का डिस्कशन है ना, ध्यान रखना है। सबसेक्शन 2 ऑफ 142 ऊपर है, ये वाला, और सबसेक्शन 1 के बारे में बात है, वो क्या है? वो ये वाला है। तो सबसेक्शन 1 किसका? 142A का, where the payee or the holder in due course, as the case may be, has filed a complaint against the drawer of a check in the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने ड्रॉवर के अगेंस्ट केस फाइल किया है, कौन सी कोर्ट में किया है? जो सेक्शन 142(2) में मेंशन था, मतलब जो अभी अलाउड है ना, बैगर में ऐसा और क्रॉस में ऐसा। ओके, और द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दैट कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। या तो हमने फाइल ही वहां किया है, या तो फाइल कहीं और किया था और यहाँ आ गया है, भाई वो केस वहां से ट्रांसफर होके यहाँ आ गया है। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में।
ओके, एंड सच कंप्लेंट इज पेंडिंग इन दैट कोर्ट, उस कोर्ट में अभी भी वो कंप्लेंट, या इस कोर्ट में वो कंप्लेंट अभी भी पेंडिंग है, तो आगे की जो भी कंप्लेंट्स होंगी, ऑल सब्सीक्वेंट कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ सेक्शन 130 अगेंस्ट द सेम ड्रॉवर, उसी ड्रॉवर के सामने, तो हो सकता है कि किसी एक ड्रॉवर ने हमको 8-10 चेक दिए हों, ओके, तो हमने खाली 2 चेक पे केसेस किए हैं, अभी भी 6 चेक पे केसेस बाकी हैं, तो आगे सब्सिक्वेंट जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वो सेम कोर्ट में ही फाइल की जाएंगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर those checks were delivered for collection or presented for payment within the territorial jurisdiction of that court। मतलब क्या हो सकता है कि हमने कोई एक चेक बगड़ा में डिपॉजिट किया हो, है ना, पहले वाले 2 चेक, और बाकी के 6 चेक हम अहमदाबाद में प्रेजेंट करने वाले, तो अब पहले दो चेक जो बगड़ा में प्रेजेंट हो गए, है ना, उसका कंप्लेन पेंडिंग है, अभी उसका कोई आउटकम आया नहीं है, तो आगे के 6 केसेस आपने कहाँ पे चेक डिपॉजिट किया है उससे कोई मतलब नहीं है ना, अब आप अहमदाबाद जाके चेक डिपॉजिट करो, सूरत जाके करो, डजेंट मैटर, आपके केसेस चल कहाँ रहे हैं, बगड़ा में, तो आगे के जितने भी केसेस चलेंगे वो बगड़ा में ही चलेंगे। मतलब आप अहमदाबाद जाओ, राजकोट जाओ, सूरत जाओ, भावनगर जाओ, जामनगर जाओ, जहां जाना है जाओ, जहां पे केस चेक डिपॉजिट करना है करो, पर केस कहाँ चलेगा, इन द कोर्ट ऑफ बगड़ा ओनली। एक बार अगर आपने केस ट्रांसफर कर दिया तो, या पहला कंप्लेंट, ऐसा हमेशा याद रखेंगे, पहला कंप्लेंट जहां पे फाइल होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 सबसेक्शन 2, तो आगे के सारे केसेस भी वहीं पे चलेंगे। ओके, सो द अबव सेक्शन सबसेक्शन डील्स विथ फाइलिंग ऑफ subsequent complaints। ओके, तो subsequent complaint कहाँ चलेगी, ओके, all subsequent complaints against that person regarding the check bouncing will be filed in the same court। This will be irrespective of the mode of presentation of check। mode of presentation मतलब आपने बैगर चेक डिपॉजिट किया है या क्रॉस चेक डिपॉजिट किया है, और कहाँ डिपॉजिट किया है उससे कोई मतलब नहीं है, पहला कंप्लेंट जहां पे भी होगा बाकी की सारी कंप्लेंट्स वहां पे ही फाइल होंगी। ओके, चलो सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अगेन सेम थिंग, कि अगर आपने किसी सेम पेई के सामने, सॉरी, केसेस फाइल्ड बाय द सेम पेई अगेंस्ट द सेम ड्रॉवर, ओके, बट अलग अलग कोर्ट्स में किया था पहले, 2015 से पहले आपने अलग अलग कोर्ट्स में केस किया था, तो इस केस में क्या होगा, okay, if more than one case is filed by the same payee against the same drawer before different courts, तो सारे केसेस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ओके, तो जिस जुरिस्डिक्शन में आपने सबसे पहला केस किया था, मतलब आपने किसी इंसान के सामने 20 अलग अलग जगह केस फाइल किया है, और सबसे पहला केस जहां फाइल किया था वहां 20 की 20 कंप्लेंट ट्रांसफर हो जाएगी, ऑल 20 कंप्लेंट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दैट कोर्ट वेयर फर्स्ट केस वाज फाइल्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरीली। ओके, तो पहले तो ट्रायल का मतलब क्या है वो समझेंगे, मैंने आपको आगे ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, है ना, तो ट्रायल का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन, बेसिकली क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, और जो भी प्रूफ कोर्ट के सामने रखा जाता है वो कोर्ट चेक करेगा। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल कि अभी कोई एक ट्रेजेडी हुआ किसी एक सिटी में, बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई, है ना, काफी कुछ बच्चों की डेथ हो गई, बट ऐसा सिमिलर इंसिडेंट कहीं और आज से 5 साल पहले भी हुआ था, लेट्स से सूरत में हुआ था ऐसा। अब वो ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है उसका मतलब क्या है कि वो केस खत्म नहीं हुआ है, जिस कोर्ट में ये केस फाइल हुआ था वहां पे वो चल रहा है, लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, और फिर अल्टीमेटली किसी एक दिन जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी,
है ना, कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना बाकी नहीं है, विटनेस एग्जामिन करना बाकी नहीं है, हमने सबको, है ना, इनफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है अपनी बात रखने का। उसके बाद कोर्ट अपना वर्डिक्ट जजमेंट सुनाते हैं, तो तब तक ट्रायल चलता रहता है। ओके, अब ट्रायल भी कब चलेगा देखना, बी वेरी मच केयरफुल, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, है ना, कि जब भी कोई इंसान एफआईआर फाइल करता है ना, उसके बाद पुलिस का काम है चार्जशीट फाइल करना। ये चार्जशीट कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ पेजेस में भी होता है ना, उसमें पढ़ने जैसा बहुत कम चीजें होती है, बाकी सब तो चीजें लॉ के प्रोविजन ही मेंशन किए होते हैं, पर चार्जशीट फाइल करना इसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, कि इस इंसान को कौन से सेक्शन में सजा होनी चाहिए, है ना, हम क्या मानते हैं, मतलब पुलिस वाले क्या समझते हैं, क्या उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि उनको कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शंस में कितनी कितनी सजा होनी चाहिए, उसको कहा जाता है चार्जेस। और चार्जेस को फिक्स करना कि हमारे हिसाब से ये लगता है, फिर वो अपनी बात कोर्ट के सामने रखते हैं, है ना। तो जब चार्जेस को फिक्स किया जाता है उसको कहा जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ओके, चार्जशीट फाइल हो गया। एक बार चार्जशीट फाइल होगा उसके बाद तो ट्रायल स्टार्ट होता है ना। डू यू अंडरस्टैंड हमारे कोर्ट्स में काफी टाइम क्यों लगता है, क्योंकि ये चार्जशीट बनाने में ही कितने महीने लगते हैं, कितने दिन लग जाते हैं। तो पहले चार्जशीट फाइल करो, फिर ट्रायल चलाओ, और फिर ट्रायल में क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है हर चीज का, है ना, जैसे कोर्ट में लोग अपना गवाह प्रेजेंट करते हैं, उनकी बातें रखते हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा, वो सब जो होता है ना उसको ट्रायल कहा जाता है। ओके, और ट्रायल के बाद कोर्ट किसी एक दिन अपना फाइनल वर्डिक्ट जजमेंट सुनाता है। अब मान लो कि ये हाई कोर्ट है, तो अभी वापस एक और मौका खुला हुआ है, वर्डिक्ट के बाद वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट से हाँ या ना का जवाब मिल सकता है कि भाई हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो सही था गलत था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। सी द एंटायर प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट से आगे भी एक और ऑप्शन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां तक भी जा सकते हैं। किसी को फांसी की सजा होती है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने मर्सी पिटीशन डालते हैं कि हमको फांसी की सजा हुई है, ओके, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी फांसी की सजा को कन्वर्ट करके, है ना, 12-15 साल का जेल कर दिया जाए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 14 ईयर्स। ओके, ऐसा अलग अलग चीजें हो सकती है। ओके, तो ये मेन वर्ड ट्रायल। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, हाँ, एक और चीज, ट्रायल अलग अलग तरह की हो सकती है। तो ट्रायल कैन बी अ वारंट ट्रायल, इट कैन बी अ समन्स ट्रायल, ध्यान रखना है आपको, और इट कैन बी अ समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है, स्पीडी एंड जस्टिफाइबल। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीड के चक्कर में आपने किसी को भी सजा दे दी, किसी को भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं, है ना। फास्ट ट्रैक वे में, है ना, जहाँ पे चीजों को 5-10-15 साल लग जाते हैं उसकी जगह 6 महीना। समरी ट्रायल में कोर्ट को कितना टाइम दिया जाता है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये चीजें सब खत्म करनी है। ओके, और किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और ये तब पॉसिबल है कि जब किसी किसी ने कोई भी ऐसा गुनाह किया हो जहां पे उसको इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 से ज्यादा साल का नहीं होगा, मतलब इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड अगर 2 या 2 से कम साल का है, तो ही समरी ट्रायल कर सकते हैं, है ना। कहीं पे 1 ईयर लिखा होता है, कहीं पे 3 ईयर लिखा होता है, बट करेक्ट इज 2 ईयर्स, है ना। तो 2 साल से कम की अगर सजा के लिए प्रोविजंस हैं, ओके, जैसे कोर्ट का ये चेक का डिसऑनर होता है तो अप टू 2 ईयर्स ऐसा लिखा है, तो उस केस में समरी ट्रायल पॉसिबल है। इज दैट ओके? लेट्स सी। तो 3 तरह के ट्रायल है, हमें इसमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, समरी। तो ट्रायल ऑफ ऑफेंस, वापस लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग
एनीथिंग कंटेन्ड इन दी CRPC, ऑल ऑफेंसेस शेल बी ट्राइड बाय, कौन करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ओके, और CRPC के सेक्शन 262 से लेके 265 के जितने प्रोविजन है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये नॉर्मल बात है ट्रायल की, अभी समरी ट्रायल पे नहीं आए, है ना। इन केस ऑफ समरी ट्रायल, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल, कन्विक्शन मतलब किसी को गिल्टी प्रूव कर देना, it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। देखो यहाँ पे 1 ईयर लिखा है, आपको एग्जाम में भी 1 ईयर ही लिखना है, बट CRPC कहता है कि समरी ट्रायल में आप 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। ओके, पर यहाँ पे चेक के लिए क्या बोल दिया गया? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ज्यादातर केसेस में 6 महीने की सजा होती है, so far I have heard or I have seen, I have read, okay, and a fine of an amount not exceeding 5,000 rupees। इधर नॉट लिखा है, ध्यान रखना, फाइन एक्सीडिंग 5,000 नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज ऐसा है। तो 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं और 5,000 से ज्यादा का फाइन नहीं दे सकते। इन केस वेयर नो समरी ट्रायल कैन बी मेड, अगर समरी ट्रायल पॉसिबल नहीं है, लेट्स सी, है ना, इट अपियर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द नेचर ऑफ द केस इज सच, जिस तरह का केस है, जिस तरह का गुना है, जिस तरह की सिचुएशन है, उस हिसाब से जज को ऐसा लगता है दैट एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर मे हैव टू बी पास्ड, मतलब पॉसिबल हो सकता है कि चेक डिसऑनर के मामले में हमें शायद 1 साल से ज्यादा के टाइम की सजा देनी पड़े, और फॉर एनी अदर रीजन, मतलब सजा के बारे में प्रॉब्लम नहीं है पर किसी और वजह से इट इज अनडिजायरेबल, है ना, समरी ट्रायल करना एक्सपेक्टेड नहीं है ना, ऐसा करना गलत होगा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सारी पार्टीज को सुनने के बाद ये मैटर को वो रिकॉर्ड करेगा, माने ऑन पेपर लिखेंगे, और क्या बोलेंगे कि जिन जिन विटनेस को हमने पहले एग्जामिन कर लिया है उनको वापस बुलाओ, वापस से एग्जामिन करो, और ये केस फिर से चलेगा, बट समरी मैनर में नहीं, रेगुलर मैनर में, समन्स जिसे कहा जाता है उस मैनर में चलेगा। ओके, चलो, स्पीडी ट्रायल, समन्स में, समरी ट्रायल में क्या होता है? स्पीडी, स्पीडी मतलब हम जैसे कोर्ट में सुनते हैं ना, तारीख पे तारीख, है ना, काफी सारा डिले तारीखों की वजह से होता रहता है, बट व्हेन इट इज अ समरी ट्रायल और अ स्पीडी ट्रायल तो आपको एवरी डे उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, है ना। कई सारे केसेस जो लास्ट लास्ट में अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे केसेस ऐसे लड़े हैं, है ना, जहाँ पे कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक हम रोज मिलेंगे, तो वो स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, अनलेस कि कोर्ट को कभी ऐसा ना लगे कि एडजर्नमेंट इज नेसेसरी, मतलब कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई ठीक है रोज मिल रहे हैं पर अभी थोड़ा एडजर्न करना नेसेसरी है। ओके, तो ठीक है, अदरवाइज व्हेन यू से इट इज अ स्पीडी ट्रायल और इट इज अ समरी ट्रायल तो आपको डे टू डे बेसिस पे मिलना पड़ेगा, और उसको स्पीडी एंड जस्टिफाइबल, इधर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? एफिशिएंट डिस्पोजल करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट। ओके, तो that was about trial of an offense, cognizance of an offense। Now comes up section 143A। ये भी हमने फाउंडेशन लेवल पे डिस्कस किया हुआ है, फाउंडेशन के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। लेट्स मूव फर्दर। ओके, notwithstanding anything contained in the CRPC 1973, the court trying an offense, जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, ओके, मे ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक, जिसने चेक लिखा था, जिसने किसी को चेक दिया था, उसको बोलेंगे भाई एक काम करो, जब तक तुम्हारा केस का आउटकम आए तब तक आप सामने वाले को इंटरिम कॉम्पनसेशन पे कर दो। ओके, इन अ समरी ट्रायल और अ समन्स केस, देखो मैंने आगे वर्ड लिखा था ना, वारंट समन्स, वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्यूजेशंस मेड इन द कंप्लेंट। मतलब ऑब्वियस है, मैं केस करूंगा, सामने वाले तो ऐसे ही बोलेगा मेरी गलती नहीं है, तो वो प्लीड करता है नॉट गिल्टी,
तो भी कोर्ट क्या कहेगा, एक काम करो, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दो, थोड़ा बहुत कितना होता है वो अभी डिस्कस करेंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड कि फाइनल हमारा जो भी वर्डिक्ट आए तब तक आपको सामने वाले को इंटरिम कॉम्पनसेशन पे करना है। ओके, इंटरिम कॉम्पनसेशन का अमाउंट, जो आपका अमाउंट ऑफ चेक है, पेएबल अमाउंट है, उससे उसके 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 20%। ओके, कब पे करना है, इट शेल बी पेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। माने कोर्ट ने आपको कहा कि आज हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप सामने वाले को 15%, देखो 20% बोला है, पर 20% देंगे ऐसा जरूरी नहीं, 18% भी, 15%, 17%, इतना अमाउंट आप सामने वाले को एज ऑफ नाउ पे कर दो। तो आज कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आज से 60 days के अंदर अंदर आपको पेई को पैसा पे करना है या तो होल्डर को पैसा पे करना है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोर्ट आपको एक्सटेंशन भी दे दे, बट 30 days से ज्यादा नहीं। ओके, अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है तो। इफ द ड्रॉवर ऑफ द चेक इज अक्विटेड, अक्विटेड का मतलब उसको नॉट गिल्टी ऐसा माना जाता है कि भाई ये तो गुनहगार है ही नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको फ्री कर दो, छोड़ दो इसको। तो जिसने कंप्लेंट किया था उसको बोलेंगे भाई तुम पैसा वापस करो, तुमको जो कॉम्पनसेशन मिला था वो, टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द बैंक रेट। माने फ्री में ऐसा नहीं हुआ कि भाई हाँ एक आध 2 4 5 महीने 10 महीने तक ऐसे ही पैसा यूज कर लिया। अगर आपका कंप्लेंट गलत हुआ और आपको इन बिटवीन कोई इंटरिम कॉम्पनसेशन मिला है तो आपको पैसा तो वापस करना पड़ेगा, पर ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। ओके, कितने दिन के वापस करना पड़ेगा, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और अगर वापस जैसे ड्रॉवर को टाइम दिया था 30 days का, वैसा पेई को भी टाइम देंगे अप टू 30 days। हाँ, ध्यान रखना है, सीधा 30 दिन का एक्सटेंशन नहीं दे देंगे। वो बोलेंगे नहीं हमको 10 दिन ही ज्यादा चाहिए तो कोर्ट दे देगा 10 दिन, और 30 days से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। ओके, सो दैट वाज अबाउट interim compensation. In the next session, we'll be discussing about mode of service of summons. सर्विस का मतलब होता है टू डिलीवर। सर्विस का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम दो चीजें हैं, एक होता है सेंट, ओके, और एक होता है डिलीवर। मतलब आपने किसी को कोई कुरियर भेजा, कोई पोस्ट भेजा है ना, तो वो आपने आपके वहां से तो डिस्पैच कर दिया, पर सामने वाले तक पहुंचा नहीं है। तो जिस दिन पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं कि हमारा पार्सल डिलीवर हो गया, मतलब वो सर्व्ड है। नोटिस के मैटर में क्या बोलेंगे, तो नोटिस भेजना नहीं इंपॉर्टेंट है, नोटिस भेजना ऑब्वियस है, विद इन 60 days 30 days 15 days वो सब करना है। पर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि उस पर एड्रेस प्रॉपर हो, पिन कोड ये वो, नंबर, नाम, स्टैम्प सब प्रॉपर होना चाहिए और सामने वाले तक पहुंचना चाहिए, तो उसको कहा जाता है सर्व्ड। ओके, मैं थोड़ा सा इधर इंट्रोडक्शन इसके लिए दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो मोड ऑफ सर्विस माने आपको कैसे ये नोटिस, समन्स का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, टू इनवाइट somebody or someone to the court of law। कि हमने आपको एक संदेशा भेजा है और उस संदेश में या मैसेज में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको इस तारीख को इस जगह पे इस समय पे इस कोर्ट में आना है, तो इट इज कॉल्ड समन्स। पर समन्स किसी के घर तक, उसकी ऑफिस तक पहुंचाना पड़ता है, उसको कहा जाता है सर्विस, है ना। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट। थैंक यू।